हेलो स्टूडेंट, तो मेरा नाम राज रंजन है। ये मेरा दूसरा वीडियो है इंसेंटिव पे। और पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आप लोग को हेल्थ एंड डिजीज़। तो मैंने हेल्थ एंड डिजीज़ का थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। आज उसके आगे का पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको प्रीवियस वाला रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रीफ में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ के दो टाइप होते हैं, इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस जो कि बहुत ही इजीली वे में ट्रांसमिट कर जाता है पर्सन टू पर्सन। और ये जैसे कि कैंसर जो कि ट्रांसमिट नहीं होता है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। इसके बाद मैंने बताया था कि इम्यूनिटी क्या होता है। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। इम्यूनिटी क्या होता है मैंने बताया था, इम्यूनिटी के टाइप बताए थे, वो भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हेल्थ के बारे में मैंने बताया था कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज के बारे में बताया था एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट of body and we feel discomfort. हेल्थ के बारे में मैंने बताया था कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और जो डिजीज है मैंने बताया था एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी एंड वी फील डिस्कम्फर्ट कॉल्ड डिजीज। दो टाइप थे, इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस जिसमें कि ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन इजीली में, और नॉन इन्फेक्टियस जैसे कि कैंसर जो कि ट्रांसमिट नहीं होता है इजी टू। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम बताया था मैंने कि हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पैथोजन हो जाते हैं, उनसे लड़ने का जो कैपेबिलिटी होता है, जो एबिलिटी होता है हमारे बॉडी का, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। द एबिलिटी टू फाइट, द एबिलिटी ऑफ होस्ट, होस्ट मतलब हम, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। called immune system, called immune system। ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसको मैंने बताया था इसके दो टाइप होते हैं। इम्यून सिस्टम के दो टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है वो है इनेट, सेकंड एक्वायर्ड। Innate, the second is acquired। innate में बताया था नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी भी एक पैथोजन के लिए पर्टिकुलर के लिए स्पेशल नहीं है। ये सबको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि एक पैथोजन में करेगा। ये स्पेसिफिक है, अलग अलग के लिए अलग अलग स्पेसिफिक है। ये बाय बर्थ होता है, ये आफ्टर बर्थ होता है। बता चुका हूँ ये चीज, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ये बाय बर्थ होता है, ये आफ्टर बर्थ होता है। उसके बाद मैंने इनेट बताया था। कि इनेट कैसे पैथोजेंस को मारता है, रोकता है हमारे बॉडी में आने से।
तो इसके लिए इसमें 4 बैरियर होते हैं। पहला बैरियर फिजिकल, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल बोलते हैं। तो दूसरा बैरियर मैंने बताया था वो था सेलुलर। तीसरा मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल, और चौथा मैंने बताया था साइटोकाइन। इसमें मैंने बताया था आप लोग को स्किन, म्यूकोसा, इसमें मैंने बताया था फीवर, हाँ, और पीएच ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजिकल में मैंने बताया था आप लोग को, और ये सीक्रेशन भी, सॉरी, उसके बाद फिजियोलॉजिकल में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे फाइगोसाइटोसिस होता है। एक प्रोसेस बताया था, इसमें दो प्रोसेस बताया था मैंने आप लोगों को। पहला जो कि बाइफाइगोसाइटिक सेल था, फाइगोसाइटिक सेल था। दूसरा जो कि नेचुरल किलर सेल के थ्रू था। इसमें मैंने 4 प्रोसेस बताए थे आपको कि कैसे फाइगोसाइटिक सेल फाइगोसाइटोसिस करता है। आप लोग को याद हो तो पहला था वैसोडाइलेशन, दूसरा डायपेडेसिस, तीसरा, और चौथा, पांचवा, यहाँ पे चौथा कीमोटैक्सिस, और लास्टली फाइगोसाइटोसिस। तो तीसरा था वो एडेशन था। ये मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए थे। इसमें जो ब्लड वेसल्स होता था उसको हम लोग डायलोट करवा रहे थे। सेकेंड प्रोसेस पे क्या हो रहा था कि पेरीफेरी पार्ट पे आ जा रहा था सारा। थर्ड में माइग्रेट करके ईसीएफ में जा रहा था। फोर्थ में कीमोटैक्सिस मूवमेंट करके मैं आपको अच्छे से फिगर बना के बताता हूँ। जो पहला था वो वास्कुलाइजेशन था, दूसरा एडेशन, तीसरा डायपेडेसिस, चौथा कीमोटैक्सिस और पांचवा फाइगोसाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे देख लें, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसको हम लोग डायलोट करवा रहे थे, मतलब इसका डायमीटर बड़ा कर रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था, जो भी ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट थे, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट थे, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट है। इसको एडेशन वाले प्रोसेस में इसको पेरीफेरी पार्ट पे लाया जा रहा था, क्योंकि डायमीटर बड़ा होने के कारण ब्लड स्टैटिस हो गया, मतलब ब्लड अब स्लो फ्लो करेगा यहाँ से, तो जितने भी ल्यूकोसाइट थे सब पेरीफेरी पार्ट पे आ गए। तीसरा डायपेडेसिस, यहाँ से माइग्रेट करके एम्बॉइड मूवमेंट के थ्रू ईसीएम में, एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में आता है। उसके बाद कीमोटैक्सिस मूवमेंट, यहाँ से माइग्रेट करके कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू ये पैथोजन के पास, ये पैथोजन सेल है, अगर पैथोजन सेल है, पैथोजन है तो इसके पास जाता है। और पांचवा पता है यहाँ पे इंटैक्ट करता है, उसके बाद इसको किल करता है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और साइटोकाइन में बताया था मैंने कि इंटरफेरॉन्स नाम का जो प्रोटीन होता है वो रिलीज होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू। इंटरफेरॉन्स रिलीज होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू, और जो कि आसपास वाले सेल को बचा देता है। तो ये था पिछले लेक्चर का रिवीजन। मान चलेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इस चैप्टर में लास्ट तक काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
some important points. सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है कि इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इम्यूनिटी। इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल तो ये कि इम्यूनिटी क्या होती है। पिछले क्लास में तो हमने ब्रीफ दिया था और थोड़ा सा पढ़ाया था, आज हम बहुत सारा पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होती है? तो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी to fight against the pathogen। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, ये होता है इम्यूनिटी। उसके बाद आता है पॉइंट एंटीजन, ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजेन। जो वर्ड यूज होता है एंटीजन के लिए, एग्लूटिनोजेन। अब ये क्या होता है? दिस इज सब्सटेंस which stimulate B lymphocyte cell for produce antibody, for production of antibody। The substance stimulate, ये रहने देते हैं अभी, ज़्यादा हो जाएगा ये वाला, यही डिफिनेशन काफी। दिस इज सब्सटेंस टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तीसरा, एंटीबॉडी क्या होता है? या फिर इसको बोलते हैं एग्लूटिनिन। It is complex glycoprotein which is produced by B lymphocyte cell। हाँ, तो ये दो नए वर्ड है आप लोग के लिए, एंटीजन और एग्लूटिनोजेन। अब ये होता क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एग्लूटिनोजेन, एग्लूटिनिन। एंटीजन को ही एग्लूटिनोजेन बोलते हैं और एंटीबॉडी को ही एग्लूटिनिन बोलते हैं। सबसे पहले क्लियर ये होना चाहिए कि एंटीजन को ही एग्लूटिनोजेन बोलते हैं और एंटीबॉडी को ही एग्लूटिनिन बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका है, यहाँ पे भी जन लगा हुआ है, यहाँ पर भी जेन लगा हुआ है। ऐसा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एग्लूटिनोजेन और एग्लूटिनिन में डिफरेंस, क्योंकि ये कभी एग्लूटिनिन इसको बोल देंगे, कभी एग्लूटिनोजेन इसको बोल देंगे। तो अब याद करने का तरीका कि एंटीजन में हमेशा लास्ट में जीन है, जिसमें भी जीन है वो एग्लूटिनोजेन एंटीजन का है, और ये एंटीबॉडी के लिए एग्लूटिनिन जो बच गया सो एग्लूटिनिन। अब उसके बाद आता है कि एंटीजन होता क्या है? दिस इज अ सब्सटेंस which stimulate production of antibody। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन which is produced by B lymphocyte। एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा। अब बी लिम्फोसाइट सेल क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म समझना है। पहला, इम्यूनिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। दूसरा, एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजेन, दिस इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये जैसे ही बॉडी में आ जाएगा, अगर इसको देखते ही एंटीबॉडी रिलीज होना बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। उसका आता है एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म
इसको रेज कर रहा हूँ। एग्लूटिनेशन मतलब क्या है? एग्लूटिनेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये वर्ड आप देखो, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिन का मतलब एंटीबॉडी, एशन का मतलब रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन is called agglutination. एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एंटीजन क्या कर रहा था? स्टिमुलेट कर रहा था कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हो, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया तो एंटीजन के साथ रिएक्शन कर देगा, और रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो ये था फोर्थ टर्म। हाँ, और उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग कि द स्टडी ऑफ, एक नया टर्म है, सेरोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी कि द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। ये टर्म है कि स्टडी करना एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को, मतलब एग्लूटिनेशन को स्टडी करने को हम लोग सेरोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उन दोनों का रिएक्शन का हम लोगों ने बोला एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन बोला तो एग्लूटिनेशन के पढ़ने को ही हम लोग बोलेंगे सेरोलॉजी। अब इसके बाद एक और टर्म है एंटीसेरम। अब ये क्या होता है? सेरम ऑफ एनी एनिमल which contain antibody for a specific antigen, for a specific antigen is called एंटीसेरम। अब ये होता क्या? तो सेरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एंटीसेरम। जैसे कि सपोज किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज हो जाता है, तो रेबीज होता है तो रेबीज एक एंटीजन है, उसके लिए एक स्पेशल एंटीसेरम होगा एनिमल का, मतलब डॉग का है, और उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटीसेरम। मतलब कि सेरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एंटीसेरम। जैसे कि मैंने बताया रैबीज का एग्जांपल लेंगे कि अगर रैबीज होगा तो रैबीज के लिए जो एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होगा उसी को हमने बोला एंटीसेरम। तो ये था एंटीसेरम। एक और टर्म है वेनम। क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस toxic substance released by snake called
called venom. या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज या सीक्रेटेड बाय स्नेक इज कॉल्ड वेनम। तो वेनम क्या होता है? एक जहरीला सब्सटेंस है जो कि स्नेक के द्वारा रिलीज किया जाता है या सीक्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इस पे लिखेंगे, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। मेमोरी बेस्ड कैरेक्टराइज्ड। तो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक मेमोरी बेस्ड कैरेक्टराइज्ड। पहली बात कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या? तो जैसे कि हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था, मैंने बताया था कि इम्यूनिटी के दो टाइप है। जो पहला टाइप है वो है इनेट है, दूसरा एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड जो कि स्पेसिफिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये स्पेसिफिक है। दूसरा ये आफ्टर बर्थ। इसके लिए पहला पॉइंट है पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब ये सब स्पेसिफिक, मतलब कि जैसे भी जितने भी पैथोजन है सबके लिए अलग अलग। मतलब कि सपोज कि मैं आपको एक ग्राफ से बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये समझिए कि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि किसी एक अगर एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो उसको मारने के लिए जो भी रिलीज होता है हमारे बॉडी से एंटीबॉडी, या जो भी तरीके से उसको मारते हैं, तो हमने उसको मारा, ठीक है। जो एंटीजन आया था उसको मारा, तो वो उसके लिए स्पेशल हुआ। जब दूसरा एंटीजन आएगा तो उसके लिए एक अलग एंटीबॉडी बनेगा, उसके लिए एक अलग तरीके से मारेंगे। ये मतलब स्पेसिफिक का मतलब कि स्पेशल। स्पेसिफिक समझाने के लिए मैं इतना सारा एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक का मतलब है कि स्पेशल। स्पेशल मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी एंटीजन आता है तो उसको मारने के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तरीके से हम मार रहे हैं सबको। जैसे कि इनेट में क्या था, हम एक बैरियर बना रहे थे। इनेट में बैरियर बन रहा था, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन, ये सब बैरियर बन रहा था। तो वो सबके लिए सेम था कि अगर कोई भी अगर आ रहा है, सपोज स्किन पे आ रहा है, तो सबके लिए वही था कि वहाँ पे ग्रो नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसका पीएच था 3 to 5 था। जैसे कि फीवर है तो टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, तो उसमें भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। एसिड अपने स्टमक में ले लिया, स्टमक भी वहाँ पे एसिडिक कर दिया, जिससे कि वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो सबके लिए सेम था, पर यहाँ पे स्पेशल है, स्पेसिफिक है। तो बात ये है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये स्पेसिफिक है। दूसरा कि मेमोरी बेस्ड कैरेक्टराइज्ड है, मतलब ये जिसको भी एक बार मारता है उसको याद रखता है, जिसको भी मारता है उसको याद रखता है एक बार में, ताकि दोबारा मारने में आसानी हो। तो ये दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए है कि इट इज पैथोजन स्पेसिफिक मेमोरी बेस्ड कैरेक्टराइज्ड। क्वेश्चन पूछता भी है कि व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो हम लिखेंगे इट इज ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी व्हिच हैव एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। और उसके बाद दो पॉइंट लिख देंगे कि इट इज पैथोजन स्पेसिफिक और मेमोरी बेस्ड कैरेक्टराइज्ड। बस इतने में ही हमें नंबर मिल जाएगा। देखो ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फीचर्स, इसका फीचर्स। उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि इसके मारने के दो तरीके हैं। पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स।
समझिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है क्या, जैसे कि मैंने पहले 2 लाइन बताया आपको, एक ये कि इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, दूसरा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मैंने 2 टॉपिक बताया, 2 आपको सेंटेंस बताया मैंने कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है क्या, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। अब ये इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस। अभी होता क्या है, तो सपोज करिए कि कोई एंटीजन है हमारे बॉडी में आता है, ठीक है, तो एंटीजन ए मान लेते हैं इसको हम, एंटीजन ए हमारे बॉडी में आता है। अब इसको मारना है, इसके पहली बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन, पहली बार इंटरेक्शन हुआ है इम्यून सिस्टम के साथ, तो इसका जो इसको रिकॉग्नाइज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा और इसका जो इसको मारने का जो इंटेंसिटी होगा वो भी लो रहेगा, इंटेंसिटी भी लो रहेगा। पहली बार हमारे बॉडी में ये एंटीजन आया, तो इस एंटीजन को मारने के लिए तो इसको टाइम लगेगा, वो इंटेंसिटी इसको लो रहेगा, बहुत ही लो इंटेंसिटी से मारेगा, और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब उस एंटीजन को मारने के लिए उसको पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको समझेगा, उसके बाद उसको मारेगा, तो समझने के लिए उसको टाइम लगेगा, और पहली बार मिल रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद उसको इंटेंसिटी, मतलब कहने का जो जिस स्पीड से वो मारेगा वो स्पीड भी उसका कम रहेगा। लेकिन अगर यही एंटीजन दोबारा आता है हमारी बॉडी में, एंटीजन ए, सेकंड टाइम इंटरेक्शन, एंटीजन ए सेकंड टाइम इंटरेक्शन, तो जो रिकॉग्नाइज टाइम है वो लो रहेगा, और इंटेंसिटी जो है वो हाई रहेगा। तो पहले जो एंटीजन आया, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, तो जो रिकॉग्नाइज टाइम था वो ज्यादा लग रहा था। उसके बाद इंटेंसिटी बात करें, पहले वाले केस में तो लो थी, मारने का स्पीड बहुत कम था। दूसरे केस में देखें तो सेकंड टाइम जो इंटरेक्शन था, जो रिकॉग्नाइज टाइम था वो लो है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो ये जो पहला वाला केस इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा वाला केस को बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, तो इससे क्या पता चला हम लोग को कि एंटीजन ए जो आया उस वक्त पहली बार जो मीट हुआ बॉडी में इम्यून सिस्टम से, तो रिकॉग्नाइज को जानने और पहचानने में टाइम ज़्यादा लगा, उसको मारने में टाइम ज़्यादा लगा। किस इंटेंसिटी से, किस स्पीड से मारा, तो बहुत स्लो स्पीड था। दूसरा बार में जब वही एंटीजन वापस आता है और हमारे बॉडी से इंटरेक्शन करता है, तो जो रिकॉग्नाइज टाइम है वो बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी पहचान लेता है और उसको बहुत स्पीड से मारता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। तो इससे क्या मतलब होता है कि जब पहली बार इंटरेक्शन हुआ तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको याद रखा, मेमोरी, इसको याद रखा, और दूसरी बार आया तो बहुत ही स्पीड से मारा, जिसको हमने बोला सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। अब पैथोजन स्पेसिफिक कैसे है तो मैं बताता हूं, यहां पर देखिएगा। सपोज करते हैं कि अब एंटीजन बी आता है, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन,
इसके साथ भी यही वाला केस होगा कि अब ये एंटीजन बी ए तो नहीं है, पहले वाला एंटीजन तो नहीं है कि इसको याद रखा है, ये एंटीजन बी है तो फर्स्ट टाइम आया इंटरेक्शन हुआ, तो इसमें भी रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, जो स्पीड से मारेगा वो स्पीड कम रहेगा, तो इंटेंसिटी लो, रिकॉग्नाइज टाइम ज़्यादा। तो ये अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैथोजन स्पेसिफिक। तो ये था आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं इस चीज को भी ग्राफ की मदद से भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो क्या लिखोगे कि इट इज रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट अ पैथोजन, और इट इज होस्ट द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट अ पैथोजन is immunity, and immunity have a two type, the innate and acquired. Acquired immunity में लिखना है कि it is a pathogen specific, it is characterized by the memory, और उसके बाद ये चीज लिखेंगे कि in this process process are containing two methods, the primary response and the secondary response. The first is the primary response, जिसमें कि जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है रिकॉग्नाइज करने में और इंटेंसिटी लो रहता है, और द सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनालिस्टिक रिस्पॉन्स जिसमें कि टाइम है वो कम लगता है और स्पीड ज़्यादा है मारने की, रिकॉग्नाइजेशन टाइम कम है, स्पीड है ज़्यादा मारने की। तो इतना लिख लेंगे तो आपको फुल में नंबर फुल मिलेगा। इसके बाद मैं आपको ग्राफ की मदद से बताता हूँ, ग्राफ देख लीजिए। ये देखिए ग्राफ है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड और दूसरी तरफ है टाइम पीरियड। तो सपोज करिए यहाँ पे एंटीजन ए आता है, एंटीजन ए, तो इसको मारने का रिकॉग्नाइज करने में यहाँ लगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे हम इसको मार दिए, फिर से ये एंटीजन आता है ए, तो इस बार जो इसको मारने का जो हम लोग टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, वो इस स्पीड से होगा, इस स्पीड से होगा। तो ये जो था ये था प्राइमरी रिस्पांस और ये जो था ये था सेकेंडरी रिस्पांस। मतलब ये कि इसको मारने का टाइम हमें यहाँ से यहाँ तक लगा और इसको दोबारा मारने का टाइम बस यहाँ से यहाँ तक लगा। चीज समझिएगा कि ये है प्राइमरी रिस्पांस और ये है सेकेंडरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस में हमें जो एंटीजन ए आया था इसको मारने में हमें इतना वक्त लग गया, लेकिन यही चीज दोबारा आया तो एंटीजन ए, तो इसको मारने में बस इतना सा वक्त लगा। तो मतलब कि ये मेमोरी बेस्ड हुआ। और सपोज करिए एंटीजन बी आता है कोई यहाँ पे, एंटीजन बी, तो इसको मारने में फिर से हमें उतना ही वक्त लगेगा, प्राइमरी रिस्पांस। इसलिए हम बोलते हैं ये पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। तो ये था ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ था काफी। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और मैं अगला लेक्चर लूंगा उसमें बताऊंगा आप लोग को कि इसके बाद वाला एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको बी लिम्फोसाइट सेल क्या होता है, टी लिम्फोसाइट सेल क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इनेट इम्यूनिटी, इस क्लास में मैंने आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स।